बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी विज्ञान में। बात हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2 से अम्ल, क्षारक और लवण। पिछला अंश जो बच्चों हमने पढ़ा था वो था पीएच के बारे में। अम्ल तथा क्षारक की पीएच हम कैसे नापेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक हम किसे कहेंगे, ये सब चर्चा हम पिछली अपनी कक्षा में कर चुके हैं। आज बात हम लेंगे बच्चों जो अंश हम है उससे संबंधित बोर्ड परीक्षा में पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न हैं। हम लेंगे 2016 का ये प्रश्न। वर्ष 2016 का प्रश्न, पीएच स्केल किसे कहते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं, आप साथ के साथ लिखने का प्रयास करें क्योंकि हमें प्रश्नों का पता होना चाहिए बच्चों। जो अंश हमने पढ़ा है उस पे प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, इसीलिए हमारा उद्देश्य भी यही है इन प्रश्नों को लेने का। पीएच स्केल किसे कहते हैं और इसी में आगे है स्पष्ट करो कि मुंह का पीएच परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। पीएच स्केल किसे कहते हैं बच्चों, इसमें हमें वही पीएच की परिभाषा लिखनी है जो हम पिछली कक्षा में ले चुके। साथ ही साथ हमने देखा था कि मुंह का पीएच जो है यदि 5.5 से कम हो जाता है बच्चों तो दांतों पर जो एक परत है, कठोर परत इनेमल की, वो खराब होने लग जाती है। तो हमें यही बात इस वाले प्रश्न के उत्तर में समझानी है। इसी प्रकार 2016 में ही एक और प्रश्न आया हुआ है बच्चों, निम्न में से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार छांटने हैं। निम्न में से प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार हैं, आपको बताने थे इसमें से। जैसे कि ए भाग इसका था बच्चों एसिटिक अम्ल, अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से प्रबल अम्ल कौन सा है हमें वो बताना था। इसी प्रकार बे भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ए वाले हिस्से में बच्चों इन दोनों अम्ल में से हमें ये बताना था प्रबल अम्ल कौन सा है। इसी प्रकार बे हिस्से में ये पूछा गया था कि प्रबल क्षार कौन सा है। पिछली कक्षा में हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की चर्चा कर चुके हैं, आपको हमने नाम भी नोट करा दिए थे। तो आप देखिए एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से बच्चों प्रबल अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखेंगे कि प्रबल क्षार कौन सा है तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार केवल हमें इसमें से छांटना ही था। 2016 में ही एक और प्रश्न आया हुआ है बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए। अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। बच्चों हमें उसमें इस वाले प्रश्न में हमें ऐसे अम्लीय ऑक्साइड के नाम बताने थे जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हम ये वाली बात तो पढ़ चुके थे कि अम्लीय वर्षा होती कब है। हमने चर्चा की थी कि जब भी वर्षा के अम्ल का पीएच बच्चों 5.6 से कम हो जाता है तब वर्षा जो है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है।
तो हमें अम्लीय ऑक्साइड के नाम बताने हैं बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ लिख रहे हैं। उत्तर था इसका SO2 यानी सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2। SO2 और NO2 ये दोनों अम्लीय वर्षा के लिए। 2016 के बाद अब हम आते हैं 2015 के प्रश्न पे। किसका pH अधिक होगा? इसमें पहला हिस्सा था बच्चों रक्त अथवा आसुत जल, और इसी का दूसरा हिस्सा था जठर रस अथवा नींबू का रस। अब देखिए हमने pH के मान आपको कुछ पदार्थों के नोट कराए थे, उसमें से अब पहला हिस्सा है रक्त अथवा आसुत जल। आप ध्यान कीजिए अपने पिछले नोट्स को। आसुत जल का pH बच्चों हमने बताया था आपको 7, जबकि रक्त का pH था 7.4। तो किसका pH अधिक होगा? यहाँ पर रक्त का pH अधिक है। इसी प्रकार जठर रस का pH हमने नोट किया है अपनी कॉपी में 1.2, और नींबू के रस का pH हमने नोट किया है 2.2। तो इसलिए किसका pH अधिक हुआ? नींबू के रस का pH अधिक हुआ। दो 2015 के बाद 2014 में आया हुआ प्रश्न देखिए आप। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान कितना होता है? किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए ध्यान क्या देना है? प्रकृति कैसी है बच्चों? उदासीन। उदासीन प्रकृति के लिए pH कितना होता है? पिछली कक्षा में जब हमने इस टॉपिक को लिया था बच्चों, उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान कितना था? 7। इसका उत्तर होगा pH कितनी होती है उदासीन विलयन की? 7। आप ये नोट कर लें, उसके बाद थोड़े से प्रश्न और हैं। दो 2016 के प्रश्न हमने ले लिए, 2015 के ले लिए, उसके बाद अब चल रहे हैं हमारे 2014 के प्रश्न। ऊपर के 2 प्रश्न लिख लिए होंगे आप लोगों ने। आगे बच्चों 2014 का ही एक और प्रश्न है। चींटी के डंक से स्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। चींटी के डंक से स्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। इसका उत्तर भी बच्चों हम पिछली कक्षा में ले चुके हैं, यही आपको बता रहे हैं। मेथेनोइक अम्ल, ये इसका उत्तर है। अब बारी आती है बच्चों 2013 के प्रश्न की। 2013 में हमें स्तंभ A को स्तंभ B से मिलाना था। स्तंभ A को
बी से मिलाओ, मैच करना है, मैचिंग वाला प्रश्न है। नीचे का एक प्रश्न और थोड़ा मिटा देते हैं। कुछ इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न था आपका, ए और बी यहाँ पर कॉलम दिए हुए थे और हमें ए के सही उत्तर को बी से छांटना था। जैसे कि आप देखिए, पहला था प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल, तीसरा था प्रति अम्ल, चौथा था यहाँ प्रबल क्षार, पांचवा दुर्बल क्षार, उसके बाद छठा था उदासीन लवण, सातवां अम्लीय लवण, आठवां पूछा गया था बच्चों क्षारीय लवण, आगे नवा था प्राकृतिक सूचक, और 10वां था बच्चों इसमें संश्लेषित सूचक। ये तो हमारा ए वाले कॉलम के हिस्से हैं, आप नोट कर लें। और उधर हम लिख रहे हैं बच्चों बी वाले कॉलम में जो दिए गए थे हिस्से। कॉलम बी में था बच्चों सबसे पहला था बच्चों इसमें हल्दी, हल्दी के बाद NH4Cl, Na2CO3, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज के बाद CS3COOH, H2SO4, NH4OH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, NaOH, और लास्ट था NaCl। आप एक बार नोट कर लें, उसके बाद इसके उत्तर की बात करेंगे। बच्चों इस स्तंभ ए में इधर हमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उनका उत्तर हमें छांटना है स्तंभ बी से। इसमें से जिसका जो उत्तर सही होगा बच्चों हम इसी के आगे यहाँ पर मेंशन कर देते हैं उसकी वर्णमाला का अक्षर। सबसे पहले हम देखते हैं प्रबल अम्ल। तो जो ये उदाहरण है बच्चों, इसमें से प्रबल अम्ल, हमने प्रबल अम्ल भी उदाहरण में आपको बताए थे। H2SO4 इसका सही उत्तर आएगा यहाँ पर। तो एक का सही उत्तर है, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं F। उसके बाद दुर्बल अम्ल अगर हम इसमें से छांटे तो दुर्बल अम्ल को यदि देखा जाए बच्चों CS3COOH, ये उदाहरण अपन ने किया था दुर्बल अम्ल में, इसके आगे लिख दीजिए E।
पहले का सही उत्तर है F, दूसरे का सही उत्तर होगा E। प्रति अम्ल की जब हमने बात करी थी तो हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम आपको बताया था। इसके आगे आप लिख दीजिए प्रति अम्ल के आगे H, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रबल क्षार का सही उत्तर इसमें से छांटने पर हमें NaOH नजर आ रहा है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, I। प्रबल क्षार का सही उत्तर है I। इसी प्रकार दुर्बल क्षार आप देखिए, आपको NH4OH नजर आ रहा है, G। दुर्बल क्षार यहां से हो गया बच्चों G, उत्तर सही है इसके अंदर। उदासीन लवण की चर्चा अभी हमें अगले पोर्शन में करनी है। अगला जो हमारा टॉपिक लेना है वो लवण ही है। उदासीन लवण कौन सा है बच्चों? इसमें से NaCl, वो क्यों है अभी अपन जब आगे बात करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। उदासीन लवण का उत्तर है बच्चों J। अम्लीय लवण NH4Cl B, इसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ क्षारीय लवण है बच्चों Na2CO3 C। क्षारीय लवण का सही उत्तर है C। दो और रह जाते हैं आपके प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, हल्दी, तो 90 का उत्तर होगा A, हल्दी। और रह गया है अब आपका मेथिल ऑरेंज, जो कि है संश्लेषित सूचक D। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो प्रश्न आते हैं, हो सकता है हमें बाकी चीजें आती हो, कोई एक ना आती हो, तो जो शेष रह जाती है वो अपने आप ही स्वतः ही उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2013 में। लिख लें, एक प्रश्न की बात और करनी है बस हमें। 2012 में आया हुआ प्रश्न। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम लिखिए। और इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न था बच्चों, अम्लीय वर्षा का कारण। अम्लीय वर्षा का कारण व दो कुप्रभाव। अम्लीय वर्षा का कारण व दो कुप्रभाव लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम बिना किसी डाउट के अब हमें पता है पीएच स्केल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीएच स्केल। अम्लीय वर्षा का कारण हम पिछली क्लास में ले चुके हैं और उसके दो कुप्रभाव भी आपको नोट करवा दिए गए। तो इस प्रकार से बच्चों जैसा प्रश्न जितना पूछा जाएगा हमें उसका उत्तर केवल उतना ही देना है और पूरे अंक हासिल कर लेने हैं। लिख लें आप, कुछ बच्चे धीरे भी लिखते हैं। और उसके बाद इन प्रश्नों के बाद बच्चों अब आज के लिए हम नया टॉपिक लेंगे इसी अध्याय का, लवण, क्योंकि अम्ल और क्षारक की चर्चा तो हमारी हो गई है पूरी। फटाफट लिख लें क्योंकि छोटे से ब्रेक का भी समय होता आया है, छूट जाता है नहीं तो बच्चों का फिर। दो 2016 से लेकर 2012 तक के प्रश्न बच्चों अपन ने बात कर ली है उनकी। प्रश्न किस प्रकार से आए हैं, प्रश्नों का उत्तर हमें कितना और कैसे देना है। लास्ट प्रश्न भी फटाफट से उतार लीजिए 2012 का। इसको उतार लेने के बाद हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम लिखिए। अम्लीय वर्षा का कारण व उसके दो कुप्रभाव लिखिए।
चलिए बच्चों, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे अम्ल और क्षारक की, बात तो पूरी हो चुकी है। अब अम्ल और क्षारक बच्चों जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमने ये भी चीज देखी थी कि लवण और जल का निर्माण होता है। उसी लवण की बात अब हमें करनी है आगे। अगला टॉपिक है हमारा लवण। लवण की परिभाषा यदि हमें करने के लिए कहा जाए बच्चों, हम क्या कहेंगे? अम्ल तथा क्षारक की क्रिया से बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक की क्रिया से बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। अब जिस प्रकार हमने पीएच की बात बच्चों अम्ल और क्षारक के लिए की थी, तो लवणों के लिए भी कर सकते हैं। लवणों की पीएच, ये बात तो अब हमें समझ में आ गई कि लवण कब बनेगा बच्चों, जब एक अम्ल और एक क्षारक आपस में क्रिया करेगा। अब यदि ये लवण जो बना है वो किससे मिलकर बना है बच्चों? प्रबल अम्ल और साथ में क्षार भी क्या है? प्रबल क्षारक है। तो इन दोनों की क्रिया से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की क्रिया से बच्चों बनने वाला जो लवण है उसकी पीएच का मान 7 होगा, क्योंकि वो लवण कैसा होगा बच्चों? उदासीन। क्योंकि हमें पता है पीएच 7 होते ही प्रकृति कैसी हो जाएगी? उदासीन। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि ये जो लवण बना है बच्चों, अम्ल तो कैसा है इसमें से? प्रबल, लेकिन क्षारक कैसा है? दुर्बल। तो भी
क्योंकि ये है तो अम्ल और क्षारक, बनेगा तो लवण। अब आप बताइए, इस संसार में जो प्रबल है उसी की ही चलती है, दुर्बल को तो वो क्या करेगा बच्चों, हरा देगा, तो इसकी तो कोई वैल्यू रही ही नहीं। तो ये जो लवण होगा उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चों, अम्लीय हो जाएगी, क्योंकि अम्ल कैसा है आपका, प्रबल है। तो इस प्रकार के लवण जो होते हैं बच्चों, उनकी प्रकृति होती है अम्लीय, और अम्लीय प्रकृति होने के लिए हमें पता है पीएच का मान कितना होता है बच्चों, 7 से कम। पीएच का मान कितना होगा, 7 से कम। इसी प्रकार यदि कोई लवण ऐसा है जो दुर्बल अम्ल लेकिन प्रबल क्षार से मिलकर बना है, तो जो लवण बनेगा बच्चों, अब प्रबल कौन है, अब प्रबल है हमारा क्षारक। तो ऐसे लवण की प्रकृति बच्चों क्या हो जाएगी, क्षारकीय प्रकृति हो जाएगी। और क्षारकीय प्रकृति होते ही ऐसे विलयन की पीएच हम पहले ही बात कर चुके, 7 से अधिक होगी, क्योंकि 7 तक तो क्या है, उदासीन। अब जब आपने ये बात सीख ली कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक से बने लवण उदासीन होते हैं, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक से बने लवण अम्लीय, जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने हुए लवण क्षारकीय होते हैं, तो अब हमें क्या कर लेना चाहिए, एक एक हम इनके उदाहरण भी ले लें, ऐसे लवणों के हम उदाहरण भी ले लें। सबसे पहले हम बात करें उदासीन लवण। जो लवण उदासीन होता है बच्चों, उसका उदाहरण है NaCl, क्योंकि ये जो NaCl है बच्चों, ये किससे मिलकर बना है, NaOH प्लस HCl। अब कैसे बना है ये आप बड़ी कक्षाओं में जब विज्ञान लेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप समझने के लिए देखिए, NaCl जो है बच्चों, NaOH जो कि एक प्रबल क्षार है और HCl जो कि एक प्रबल अम्ल है, उससे बना हुआ लवण है हमारा NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यहाँ इसका नाम लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा, सोडियम क्लोराइड। ये तो हो गया हमारा उदासीन लवण। अभी पिछले प्रश्न में 2013 के प्रश्न में हमने उदासीन लवण में इसको निशान लगाया था NaCl। ऐसे ही यदि आपसे अम्लीय लवण के लिए कहा जाए, तो अम्लीय लवण का उदाहरण है बच्चों NH4Cl। इसका नाम है NH4, उदाहरण है, प्रतीक है अमोनियम का, अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है। और साथ ही साथ ये कौन से अम्ल और क्षारक से मिलकर बना है बच्चों, ये NH4OH प्लस HCl से मिलकर बना हुआ है। NH4OH आपको ध्यान होना चाहिए, ये एक दुर्बल क्षारक है, जबकि HCl बच्चों एक प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल है, इसीलिए इसकी प्रकृति बच्चों कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। इसी प्रकार यदि हम तीसरा उदाहरण लें बच्चों, एक क्षारकीय लवण का, क्षारकीय लवण के उदाहरण में बच्चों Na2CO3, Na2CO3, Na सूत्र होता है सोडियम का और CO3 होता है बच्चों कार्बोनेट। कक्षा 9 में आपने सीखे होंगे ये सोडियम कार्बोनेट। अब ये कैसे है बच्चों क्षारकीय प्रकृति का, क्योंकि जो इसमें क्षारक है बच्चों वो है NaOH, और जो इसमें अम्ल है बच्चों दुर्बल H2CO3, ये एक दुर्बल अम्ल है, ये एक प्रबल क्षारक है। इसलिए इस लवण की प्रकृति बच्चों कैसी हो जाती है, क्षारकीय प्रकृति हो जाती है। लिख लें। पहले हमने यहां पर बात की है बच्चों लवण किसे कहते हैं, उसके बाद आगे हमने बात की है बच्चों
ये जो लवण होते हैं उनकी पीएच किस प्रकार प्रभावित होती है, यदि उनकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय है या उदासीन है। और हमने उसके बाद आगे चर्चा की है उदाहरणों की, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारकीय लवण। आगे जो हिस्सा है बच्चों, उसके बाद उसमें हम लेंगे एक लवण का उदाहरण लेते हुए, जैसे NaCl एक लवण है, इस लवण के द्वारा हम अन्य पदार्थों के निर्माण की बात करेंगे कि उनके द्वारा अन्य पदार्थों का निर्माण कैसे होता है। चलें हम आगे बच्चों। अगला हम लेंगे NaCl से अन्य पदार्थों का निर्माण। NaCl बच्चों अपने आप में खुद ही एक लवण है, अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन इसका उपयोग हम अन्य पदार्थों के निर्माण में लेते हैं आसानी से। कैसे? सबसे पहले हम जिस पदार्थ की बात कर रहे हैं बच्चों, वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों क्या है? रासायनिक नाम इसका यदि हम सामान्य नाम लें, सामान्य नाम इसका है बच्चों कास्टिक सोडा। सूत्र क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। तो NaCl के द्वारा बच्चों हम NaOH का निर्माण देखेंगे। निर्माण विधि, यदि बच्चों NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, NaCl जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें NaOH, दो गैसें मिलती हैं बच्चों Cl2 और साथ में H2। NaCl जो सोडियम क्लोराइड है उसके हमें दो अणु चाहिए, जल के दो अणु हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये टूट जाता है NaCl बच्चों, और हमें दो अणु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये जो NaOH है बच्चों, इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति है ये, और ये क्षारक कैसा है? जो जल में घुल जाता है, इसीलिए इस क्षारक को हम क्या कह सकते हैं? क्षार कह सकते हैं। ये जो क्लोरीन गैस है बच्चों, ये हमारी एनोड पर निकलती है। हम दो इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, दो छड़ों की, एक एनोड कहलाती है और दूसरी कैथोड कहलाती है। एनोड पर हमारी क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और हाइड्रोजन गैस बच्चों कैथोड पर हमें प्राप्त होती है। तो इस क्लोरीन गैस का क्लोर, इस क्लोरीन गैस का क्लोर शब्द और इस क्षार का क्षार शब्द लेकर के, चूंकि ये दोनों ही बन रहे हैं इस क्रिया में बच्चों, तो इस क्रिया को एक अलग नाम दिया गया है। इस क्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया,
क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन होने पर हमें क्षार मिलता है और क्लोरीन का क्लोर शब्द लिया है, इसीलिए इन दोनों के बनने के कारण इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। सभी पदार्थ अपनी अपनी जगह काम के हैं बच्चों। बनने वाला NaOH का भी अपना उपयोग है, क्लोरीन गैस भी काम आती है और हाइड्रोजन भी काम में आती है। NaOH के उपयोग की चर्चा यदि हम करें, उपयोग किसके हैं बच्चों? NaOH, क्योंकि हम बात किस पदार्थ की कर रहे थे? NaOH की। तो NaOH के उपयोग यदि हम बात करें, पहला उपयोग है बच्चों धातुओं से ग्रीस हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। ये जो बच्चों अब यहाँ से हम पदार्थ लेना चालू कर रहे हैं, परीक्षा में जब आगे हम इनके भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि या तो इनका सामान्य नाम पूछा जा सकता है, रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, सूत्र पूछा जा सकता है, बनाने का तरीका या फिर उपयोग पूछे जा सकते हैं। तो हम इन पदार्थों को इन्हीं टॉपिक के आधार पर अध्ययन करेंगे। नोट कर लें, एक पदार्थ और ले सकते हैं आज हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पदार्थ हो गया, सामान्य नाम कास्टिक सोडा, सूत्र हमने NaOH बता दिया, निर्माण की विधि का समीकरण। इस अभिक्रिया को एक नाम दिया जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया, और साथ ही साथ बच्चों इसके उपयोग की हमने बात कर ली, लिख लें हम। उसके बाद हम छोटा सा ही टॉपिक है विरंजक चूर्ण, उसको भी ले लेंगे। NaCl से बनने वाला एक और पदार्थ है बच्चों विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र है बच्चों CaOCl। यदि हम रासायनिक नाम की बात करें, ये तो इसका क्या हो गया? सामान्य नाम। रासायनिक नाम की यदि हम चर्चा करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका निर्माण किस प्रकार किया जाएगा? अभी बच्चों हमने क्लोर क्षार अभिक्रिया में देखा था, हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी। उस क्लोरीन गैस को हमें काम में लेना है इसके निर्माण के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस अभी हमें NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्त हुई थी। बनता है आपका CaOCl2 प्लस H2O। ये है बच्चों आपका शुष्क बुझा हुआ चूना। ये क्लोरीन गैस हमें अभी NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्त हुई और ये बन गया आपका विरंजक चूर्ण। इसके भी यदि हम उपयोग की बात करें बच्चों, 3 उपयोग इसके हैं। सबसे पहला, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में ये काम आता है। विरंजक का मतलब होता है बच्चों वी यानी हटना किसी चीज का, रंजक रंग का हटाना। जब भी वस्त्र उद्योग में सूती कपड़े से, लिनेन से हमें रंग उड़ाना होता है, कागज की उद्योग में ये काम आता है।
तो वहां पर विरंजक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। दूसरा, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए ये काम में आता है। और तीसरा है उपचायक के रूप में। उपचायक का क्या मतलब है बच्चों? उपचयन की बात हमने अध्याय 1 में की थी। तो उपचयन करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? उपचायक। उपचयन करने वाला जो दूसरे पदार्थ का उपचयन कर दे उस रूप में ये काम करता है, यानी उपचायक के रूप में काम करता है। उपचायक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। लिख लें आप। आज बच्चों लवणों की चर्चा हुई, लवण कैसे बनते हैं, उसके साथ ही साथ हमने बात की इन लवण की पीएच किस प्रकार प्रभावित होती है, और उदासीन लवणों के हमने उदाहरण की बात। बाद हमने एक लवण NaCl को लेते हुए अन्य पदार्थों का निर्माण उससे होना देखा, जैसे कि सबसे पहला पदार्थ हमने देखा बच्चों कास्टिक सोडा। दूसरा हमने उदाहरण देखा विरंजक चूर्ण। दोनों के ही हमने सामान्य नाम, रासायनिक नाम, सूत्र, निर्माण की विधि और उपयोगों की बात की। समय खत्म हुआ जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी नोट कर लें आप लोग। ये अध्याय भी आपका समाप्ति की ओर बढ़ रहा है बच्चों। अगली क्लास में जहां तक संभव है ये भी पूरा हो जाएगा। 2 ही पदार्थ हमारे अब और बचे हैं, उनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। नोट कर लिया होगा, कुछ बच्चे थोड़ा धीमी गति से लिखते हैं। घर जाके बच्चों आप लोग जरूर दोहराइए ये हिस्सा, जो भी हम यहाँ लेते हैं उससे आपको अगली क्लास भी अच्छे से समझ में आती है, मन लगता है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसी अध्याय के साथ नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।